कल हम लोग एसी में थे, यूज सभी करते हैं बेटा, इसको निपटा लेते थे। कल हम लोग एसी में थे और वहां पे मैंने एवरेज वैल्यूज बताई थी तुम्हें, और उसके बाद फिर एसी और डीसी में डिफरेंस हमने किया था, और एसी में जो 4 वैल्यूज होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, और एक हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आरएमएस वैल्यू रह गई थी। ये था मेरे ख्याल से ना। ये आई है, ये टी है, ये 10 था और ये -10 था। टू 4 6 8। अब मुझे निकालना है आई आर एम एस। एक बात बताओ कि आरएमएस भी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 0 से 2, 2 से 4, या फिर पूरे साइकिल में सेम वैल्यू आएगी? ये बताओ, अगर मैं 0 से 2 निकालूं, 2 से 4 निकालूं, या 0 से 4 निकालूं, या 0 से 8 निकालूं पूरे साइकिल में, ये बताओ सेम वैल्यू लग रही है कि नहीं लग रही है? बताओ। पीयूष बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से 2, 2 से 4, ये सब मैं अगर करूं तो सेम वैल्यू लग रही है कि नहीं लग रही है? बता। क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये बता कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू को भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगी ना, अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएगी। क्यों नहीं है? तो मैं केवल ये 0 से 2 पे निकाल लेता हूं बस वैल्यू, इसमें फाइंड कर लेता हूं क्या होगा। अब देखो 0 से 2 में अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं तो आई इक्वल टू एम इंटू टी होगा ना, वाई इक्वल टू एम एक्स। क्यों नहीं होता? आई इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू टी होगा। और यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा? 10/2। क्यों? 10/2 मतलब 5, तो आई इक्वल टू 5t आ गया। समझ में आई बात? आई इक्वल टू 5t इक्वेशन बन गई। अब आई स्क्वायर कितनी हो गई? 25t²। ये आई स्क्वायर हो गई। अब आई आर एम एस होता क्या था, याद करो। आई आर एम एस होता था, मैंने तुम्हें बताया था, अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। तन में बता बेटा जो है, और ये 0 से 2, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है, आई आर एम एस का मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, और वो कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। अब एवरेज वैल्यू का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 2 अपॉन 2। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ, ये समझ में आई बात नहीं आई बेटा जो है? ये हो गया ना। अब आई स्क्वायर हमने कितना निकाल लिया जरा बताओ जो है। अब आई स्क्वायर हमने निकाल लिया 25t² निकला था। क्यों? 25t² dt 0 to 2 अपॉन 2। क्यों? ये हो गया, बस हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लोगे? इंटीग्रेशन तो कंप्लीट कर लोगे ना? क्यों? चलो कर ही लेते हैं इसको। 25t³/3 आ गया। हाँ, ये कितना आ गया देख, अंडर रूट ऑफ 25/2 पहले से था, 3 और आ गया, ये हो गया।
और यहाँ पे टी क्यूब आ गया, क्यों? और ये आ गया 0 से लेके 2 तक। तो मेरे ख्याल से √10/3 आ रहा होगा, 10/√3 आ रहा होगा, चेक करना जरा। फाइव आया, 2 आया, 10/3, 10/√3 आ रहा होगा मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में, क्यों? 10/√3 कितने एम्पियर आ गए? ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना IRMS कैसे निकालना था। इस सबसे पहली बात तो 0 से 2 हो, 2 से 4 हो, या कोई भी इंटरवल हो, उसमें RMS की वैल्यू सेम आएगी। 0 से 2 में मैंने क्या किया, आई की इक्वेशन लिख ली सबसे पहले, फिर उससे I² निकाल लिया और उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के उसका अंडरूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन उसको ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो 10 एम्पियर है। अब तुम्हारी एवरेज वैल्यू हो किसी भी इंटरवल में, या RMS वैल्यू हो एक्सेट्रा, ये सब के सब लेस देन 10 एम्पियर आएंगे, क्यों? मतलब पता लगा ना, कोई ऑप्शन में तुम्हें 10 एम्पियर से ज्यादा भी दिया हुआ है तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है, तो इसका मतलब RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू किसी भी इंटरवल में वो 10 एम्पियर से क्या होगी, तो कम आएगी। ऐसे कर, ये आ गई। ठीक। तन्मय और पीयूष एक काम करते हैं ना, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एक काम करें, थोड़ा सा उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ना एक एक चैप्टर पकड़ लो, एक एक दो दो चैप्टर पकड़ लो और आपस में, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, IRMS जो I0/√2 था, वो बेटा साइनूसॉइडल के लिए था। अब समझ में आ गया कि अगर मान लो साइनूसॉइडल फंक्शन है तो उसके लिए I0/√2 आएगा। और 99% केसेस में हम यही पढ़ेंगे, जो है साइनूसॉइडल ही पढ़ेंगे, क्यों? 99% केसेस में हम लोग साइनूसॉइडल ही पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। पूछ लिया अगर अगर ऐसे ना कोई भी डाउट हो तो हेजिटेट मत किया करो उसमें, जो है। तो मैं ये कह रहा था, शॉर्ट नोट्स के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, क्यों? फिर आपस में शेयरिंग कर लेंगे उसकी, कैसा रहेगा बता, जो है तन्मय और पीयूष बता। शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ डिवाइड कर लेते हैं ना, कुछ चैप्टर्स, जो है। तो एक काम कर पीयूष, तू अभी EMI कर रहा है, ठीक है? EMI के तू अपने शॉर्ट नोट्स बना बढ़िया से। तो तेरे को कम बनाने होंगे तो बेटर रहेगा ना, जो है कम अगर बनाने होंगे तो तेरे को ये रहेगा कि कम लोड रहेगा तो अच्छे बना लेगा। लेकिन उसका थोड़ा मेरी भी हेल्प कर दे, कि उसको लेक्चर वाइज कर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, जो है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जैसे स्कूल में तुम प्रोजेक्ट देते हो बेटा, जो है ना, ऐसे कर लेना। स्कूल में नहीं देते हो जैसे प्रोजेक्ट देते हो बेटा, जो है तो तू लेक्चर वाइज जैसे बना देगा और उसकी बढ़िया सी PDF बना के फिर भेजेगा, जो है। और तन्मय तू जो है AC के पकड़ ले, क्यों? तू AC के पकड़ ले, फिर आपस में इंटरचेंज कर लेंगे उसको, समझ गए ना? फिर मैं सारे बच्चों को इंटरचेंज करवा दूंगा, जो है ठीक। लेकिन लेक्चर वाइज लिखना, जैसे तूने आज ये लेक्चर लिखा, जो है या बिल्कुल जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है ना, बिल्कुल उस टाइप से करके देना बेटा, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। लास्ट में इंटरचेंज करेंगे जब सब आ जाएंगे, बाकी बच्चों को फिर मैं दूसरे दिन। तो ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम दोबारा से चलते हैं AC। तो ये समझ में आ गया ना कैसे निकालना बेटा, पीक वैल्यू कैसे निकालनी है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है, और RMS वैल्यू कैसे निकालनी है, ये समझ में आ गया ना कैसे निकालनी है बेटा, जो है साइनूसॉइडल में किया था हमने, लास्ट लेक्चर में साइनूसॉइडल में किया था, लेकिन किसी जनरल उसमें फिर कैसे निकाली जाती है वो मैंने बताया कैसे, ये होगा। अब दोबारा से चलते हैं AC। सबसे पहले देखो AC में ना 3 चीजें लगी होती हैं, जो है 3-4 चीजें कह लो। एक तो सोर्स ऑफ EMF हो गया,
ये हो गया, रेजिस्टेंस भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा होगा और इंडक्टर भी लगा होगा। इतनी चीजें तुम्हें मिलेंगी एसी मैकेनिज्म में। अब चलते हैं दूसरी बात। अब रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस वायर का कह रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कह देता हूं, चलो ये आर के इक्वली होता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता डीसी में हो या एसी में, आर के इक्वली होता है। अब चलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको एक्स सी से दिखाते हैं, और ये 1/ω के इक्वल होता है। ये बाद में धीरे धीरे मैं प्रूव करूंगा, तो ये ध्यान रखना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर होगा और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, एक्सी से दिखाएंगे, और वो 1/ω होगा, और वो प्रोपोर्शनल टू 1/ω हो गया एक तरीके से। ये हो गया। और यहीं पे एक चीज देखो कि अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी में कोई ऑसिलेशंस नहीं होते ना, नो ऑसिलेशंस। क्यों? कोई ऑसिलेशंस नहीं होते हैं। इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जीरो हो गई, और अगर ओमेगा जीरो हो गई तो जरा देखो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। देखो नहीं होता, एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। और तुम्हें याद भी होगा कि डीसी में, इन डीसी जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाती है, स्टेडी स्टेट जब पहुंच जाती है तो कैपेसिटर करंट अलाउ नहीं करता है। क्यों? कैपेसिटर डज नॉट अलाउ करंट, डज नॉट अलाउ करंट। तो एक तरीके से उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया या नहीं हो गया? यूज बता बेटा, बता समझ में आया कि नहीं आया? कि डीसी की अगर मैं देखूंगा तो उसमें ऑसिलेशंस नहीं होते, तो ओमेगा उसकी जीरो हो गई, तो एक्सी इनफाइनाइट हो गया। और थोड़ा सा अगर तुम्हें याद हो तो डीसी में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में जब पहुंचते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट अलाउ नहीं करता है, तो उसका रेजिस्टेंस वैसे भी इनफाइनाइट हो गया। ये क्या, समझ में आ गया? और एक चीज और बताओ कि अगर मैं एक्सी या 1/ω की यूनिट देखूं तो बताओ क्या होनी चाहिए? यूनिट ऑफ एक्सी और 1/ω, बताओ क्या होनी चाहिए? बताओ क्या होनी चाहिए इसकी यूनिट? ओम आएगी ना, ओम। बता ओम आएगी कि नहीं आएगी? बता जो है एक्सी या 1/ω की नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो है अल्टीमेटली जो है। ये कैलकुलस हो गया जो है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा तो नहीं है वैसे। अब रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर में अगर मैं आऊं, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इसको हम लोग ना कैप इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम लोग एक्स एल से दिखाते हैं,
और ये ओमेगा एल के इक्वल होता है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया। और इन दोनों की यूनिट भी ओम ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं है? एक्सएल या ओमेगा एल की यूनिट भी क्या आनी चाहिए? ओम आनी चाहिए। और अगेन अगर आप देखो तो डीसी में ओमेगा 0 आ गया, इसका मतलब एक्सएल 0 आ गया। और अगर मैं स्टेडी स्टेट में देखूं तो फिर जो इंडक्टर होता है ये जस्ट एक कंडक्टिंग वायर की तरह बन जाता है, बस हो गया। कंडक्टिंग वायर, और अगर वो कंडक्टिंग वायर बन जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पीयूष और तन्मय समझ में आई कि नहीं आई बात बेटा? जो है कि एसी में रेजिस्टेंस का रजिस्टर आर, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, 1/ओमेगा सी होगा। और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, एक्सएल, और वो ओमेगा एल के इक्वल होगा। और मैंने तुम्हें दिखा दिया कि डीसी में क्या होता है, डीसी में कोई ऑसिलेशंस नहीं होते, तो इसका मतलब उसमें ओमेगा 0 हो गई, तो एक्ससी की वैल्यू तो इन्फाइनाइट हो जाएगी और एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और रीजन भी काफी हद तक सही है, क्योंकि डीसी जब अपने स्टेडी स्टेट में पहुंचता है तो उस केस में कैपेसिटर करंट अलाउ नहीं करता है, तो उसका रेजिस्टेंस वैसे ही इनफाइनाइट हो गया। और इंडक्टर बिल्कुल एक वायर की तरह बन जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। अब चलते हैं तीसरी बात। अब मान लो सीरीज में तुम्हारा ऐसा सर्किट है कोई, ये दिया हुआ है, ये है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका एक्स सी है और इसका एक्स एल है। तो यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग इंपीडेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना। और उसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। और उस जेड की वैल्यू डायरेक्ट ऐड नहीं होती, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आर प्लस एक्स सी प्लस एक्सएल सीधे हो गया, ऐसे नहीं होता। रादर ये ऐसे ऐड होता है, जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी, इसका स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और वो डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। तुम्हें याद है ना, ईएमएफ एंड करंट, इसके बीच में एक फेज डिफरेंस भी होता था। फेज डिफरेंस फाई होता था। क्यों? और इस फाई की मैंने रेंज तुम्हें बताई थी, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, ये बताई थी। तो इस फाई का भी फॉर्मूला देख लो क्या है। टेन फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर। या अगर तुम्हें कॉस पाई अच्छा लगता है तो कॉस पाई इक्वल टू आर बाई जेड, ये होती है। तन्मय समझ में आ रहा है बेटा?
एक तो ये तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, और एक तुम्हें ये पता चल गया फाई, ठीक है ना, दोनों के बीच में फाई क्या होगा। अब चलते हैं पांचवी बात। ये बाद में एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तो सारी चीजें तुम्हें फिर एक साथ रिपीट होंगी। अब अगर एक्स सी एक्सएल से बड़ा है, अगर एक्स सी एक्सएल से बड़ा है तो उस केस में करंट लीड करती है फिर। मतलब फेज एंगल में आगे हो गया, ध्यान रखना, करंट लीड्स बाय एंगल फाई। उसको फिर ऐसे याद कर सकते हैं ना, सी और ये करंट का सी, ऐसे याद कर लेना। ये भी क्लियर हो गया कि अगर एक्स सी बड़ा है एक्सएल से तो उस केस में क्या होगा, करंट लीड करेगा। सिक्स्थ, अब चलते हैं वैल्यूज। अगर तुमने आई नॉट निकालना है तो वी नॉट बाई जेड होगा। ये तो वैल्यू जा रही है, ध्यान रखना बेटा जो है। उसके बाद तो सिंपल है कि अगर तुम्हें आई आर एम एस निकालना है, मान लो, वो वी आर एम एस बाई जेड होगा, ये कह लो। अगर वैल्यूज फाइंड करनी है तो फिर ये हो जाएगी आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, ठीक, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, ये कह लो। अब चलते हैं एट्थ पॉइंट। अभी ये सारी कहानी एक साथ जुड़ेगी, हाँ, अभी अलग अलग पार्ट्स में चल रही है, फिर एक साथ जुड़ेगी। सेवंथ, अगेन तुम जैसे देखो ये ना बेटा, ये था, इसमें देखो टाइम के कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, हाँ, टाइम फंक्शंस। कौन कौन से हो सकते हैं देखो, एक तो ये बी हो गया, ईएमएफ कह लो, जिसको मैं ईएमएफ कह रहा हूँ। एक सर्किट में करंट हो गई, एक वीआर हो गया, एक वीसी आ गया, और एक वीएल आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ कितने टाइम के फंक्शंस हो सकते हैं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बताओ जब टाइम के कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, बी आई बी आर बी सी और बी एल, इतने टाइम के फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं एट्थ पॉइंट पे। अब चलते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस, हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस। यहां पर मैं लिखूंगा फंक्शंस, यहाँ पे फेज डिफरेंस, और यहाँ पे कुछ रिमार्क्स अगर होंगे तो वो लिख दूंगा। सबसे पहले चलते हैं V और I में। अभी मैंने बताया ना कि जो फेज डिफरेंस होगा वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसी की तो बात कर रहा था मैं।
जो फाई में निकाला था वो किस किस के बीच में था बताओ? वी और आई के बीच में था नहीं था बताओ जो है? क्यों? वी और आई के बीच में था ना बेटा फेज डिफरेंस। और उसके लिए मैंने दो फॉर्मूले दिए, टेन फाई इक्वल टू एक्स सी डिफरेंस एक्सएल अपॉन आर। या अगर तुम्हें कॉस फाई ठीक लगता है तो तुम चाहे तो आर बाई जेड भी कर दो। क्यों? ये हो गया। और रिमार्क में ये कर देता हूं कि अगर एक्स सी एक्सएल से बड़ा है तो कौन लीड करेगा बताओ जो है? आई लीड करेगा जो है। तन्मय बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंट फंक्शंस के बीच में मैं फेज डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले वी और आई तो ये हो गया बेटा जो है। अब दूसरा देखो, अगर मैं वी आर और आई की बात करूं तो वो सेम फेज में होते हैं फिर। पीयूष हो गया? हो गया? उसमें क्या करता है, एक्सेल डिफरेंस एक्सी कहूँ या एक्सी डिफरेंस एक्सेल कहूँ, तो बात तो एक ही है ना। डिफरेंस का मतलब ही वही है ना बेटा। एक बात बता, ये बता, एक्सेल डिफरेंस एक्सी कहूँ या एक्सी डिफरेंस एक्सेल कहूँ, तो बात एक ही है ना, उसमें क्या फर्क पड़ना? समझ में आ रहा है बेटा? ये बता, एक्सेल डिफरेंस एक्सी कहूँ या एक्सी डिफरेंस एक्सेल कहूँ, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो उससे क्या फर्क पड़ा बेटा जो है? यही तो आ गया। ये क्या लग गया? अब ये बता कि वी आर और आई वो सेम फेज में होते हैं, ध्यान रखना। रिमार्क्स में रहने दे कुछ भी। इसका मतलब फेज डिफरेंस जीरो आ गया, ध्यान से देखना। तीसरा, अगर मैं वी एल और आई कहूं, ये ध्यान रखना, तो इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है और इसमें ना वी एल लीड करेगा। ये लीड करेगा। और अगर मैं वी सी एंड आई कहूं तो इनमें भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन अब के आई लीड करेगा। अभी एक बार पहले पूरा रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। देखो, वी और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो तो 0 और 90 के बीच में होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर मैं वी आर और आई की बात करूं तो सेम फेज में होंगे। वी एल और आई में कहूं तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, और उसमें वी एल लीड करेगा। और वीसी और आई में अगर कहूं तो अगेन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन उसमें आई लीड करेगा। अच्छा, यहां से ये बता सकते हो वीएल और वीसी के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा बताओ? अपने लॉजिक से बताओ कि अब वीएल और वीसी के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा बताओ? तन्मय तू बता बेटा जो है, वीएल और वीसी के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? वीएल और वीसी के बीच में नहीं, 180 डिग्री का होगा। नहीं, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री होगा ना। तू एक चीज देख, बताता हूँ, देख ध्यान से देख। ये जैसे आई है मान ले, तो मैंने कहा ना वीएल इधर को होगा, ये 90 डिग्री आगे है, और VC इधर को होगा। क्यों? समझ में आया बेटा? ये बता, VC इधर को होगा, ये 90 डिग्री पीछे है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा बता जो है?
इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता? समझ में आ गया? ये बताओ। ठीक, अब सुनो, अब जो मेन वी था, हाँ ध्यान से देखना, देखो जो वी था वो करंट से आगे भी हो सकता था या करंट से पीछे भी हो सकता था। मतलब ये या ये, लेकिन एंगल कितना होगा? फाई होगा। और इस फाई का मैंने फॉर्मूला दे दिया है, क्या? टेन फाई इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर, या फिर कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ बेटा। वी करंट से आगे भी हो सकता है और वी करंट से पीछे भी हो सकता है। क्यों? वी करंट से पीछे भी हो सकता है। कितने एंगल से? फाई एंगल से। क्यों? और फाई का मैंने ये फॉर्मूला दे दिया था। मेरे ख्याल से अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही होगी ना, क्या चल रहा है जो है। अच्छा ये बताओ कि ये वाला केस कब होगा? अगर मैं कहूं कि ये वाला केस कब होगा, इसमें देखना जरा, करंट लीड कर रही है कि नहीं कर रही है, जरा बताओ। ये वाले केस में करंट लीड कर रही है कि नहीं कर रही है? इस वाले केस में करंट लीड कर रही है ना, तो इसका मतलब ये तब होगा जब एक्सी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी है। क्यों? और ये क्या होगा? ये इसमें तुम्हें दिख रहा होगा वी लीड कर रहा है, और ये तब होगा जब एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? एक्सी से बड़ी होगी। ये बताओ ये पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ बेटा जो है, ये पिक्चर पूरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी वैसे एग्जाम्पल में करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये क्या, अब चलते हैं नाइन्थ पॉइंट। अब फिर से वही आ जाता हूँ, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज। अगर मुझे वी आर की पीक वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आई नॉट इंटू आर होना चाहिए। बताओ बताओ बेटा जो है, अगर तुम्हें वी आर की पीक वैल्यू कुछ हो तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आई नॉट इंटू आर के इक्वल होना चाहिए। और अगर मुझे वी आर की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो फिर ये होनी चाहिए वी आर की पीक वैल्यू अपॉन √2, ये हो जानी चाहिए। ये कहते हैं। इसी टाइप से अगर मुझे वीएल की पीक वैल्यू निकालनी है तो वो फिर आई नॉट इंटू एक्सएल होनी चाहिए। और अगर मुझे वीसी की पीक वैल्यू निकालनी है तो फिर वो आई नॉट इंटू एक्सी ये हो जानी चाहिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले इतना समझ लो, फिर मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ तो उसमें ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एक बार सुनो, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्स सी मीन्स 1/ω c, इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्स एल ओमेगा एल, टोटल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जिसको जेड कहते हैं, वो सीधे ऐड नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? √r² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सिस का स्क्वायर। उसके बाद V और I में फेज डिफरेंस फाई होगा और वो 0 और 90 के बीच में होगा।
और उसके मैंने tan phi और cos phi के फॉर्मूले दिए, V और I के बीच में कह रहा हूँ। और ये मैंने बताया कि करंट तब लीड करेगी जब XC बढ़ हो। उसके बाद VR और I में 90 सेम फेज में होंगे, VR और I सेम फेज में होंगे। VL और I में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन VL लीड करेगा। और VC और I में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन करंट लीड करेगी। और मैक्सिमम वैल्यूज इस टाइप से निकलेगी। कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा, पहले बताओ पीयूष, कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा? फिर एग्जाम्पल से समझ में आएगा तुम्हें। बता, कुछ समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है बेटा? ये बता, जो समझ में आ रही है ना कुछ? अब एग्जाम्पल देख लो, उसमें सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। V equal to 200 sin 100t प्लस 30 डिग्री, ये गिवन है, ये ध्यान रखना। एक तो फंक्शन दिया ही होगा ना तुम्हें, अल्टीमेटली एक तो दिया ही होगा, क्यों? अब इसमें एक I हो गया, एक VR हो गया, एक VC हो गया, एक VL हो गया, और इसका मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम, और इसका दिया हुआ है मान लो L की वैल्यू 0.1 हेनरी, और इसका सीधे सीधे XC दिया हुआ है 50 ओम, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब मैं एक एक चीज तुमसे पूछता हुआ चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले V नॉट कितना है बताओ, बताओ V नॉट की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल एक सिरे से चलते हैं बेटा, जो है 200 वोल्ट। साइनूसॉइडल है तन में ध्यान रखना, ये साइनूसॉइडल है तो वो सब लग जाएगा। तो V RMS अगर कहूं तो 200 अपॉन √2 आ गया, क्यों? अब अगर मैं V एवरेज पूछूं तो तुम मेरे से पूछोगे ना कि सर साइकिल कौन सा वाला है, क्यों, किस इंटरवल में? अगर मैं फुल साइकिल में कहूं तो कितनी होगी वैल्यू बताओ? एवरेज की अगर फुल साइकिल में वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? 0। और अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में कहूं तो फिर ये याद है 2/पाई इंटू 200 वोल्ट होगी, क्यों? ये होगी। और एक चीज मैंने कहा था कि अगर मान लो तुम्हें इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो फिर तुम आंसर कौन सा दोगे? अगर सपोज करो इंटरवल तुम्हें नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या दोगे बेटा, जो है तब आंसर ये दोगे, क्यों? ये आंसर दोगे ना, अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ तो ये वाला आंसर दोगे। तो मेरे ख्याल से पहला समझ में आ गया होगा, बी को जितना हम निचोड़ सकते थे उतना हमने निचोड़ लिया बेटा, जो है। अब चलते हैं दूसरी बात। ओमेगा की वैल्यू 100 रेडियन पर सेकेंड है ना, ये हो गया। और ओमेगा कितना होता है? 2 पाई/t, और वो 2 पाई/f भी होता है, क्यों? तो यहां से मेरे ख्याल से t और f निकाल लोगे, क्यों? फाइंड t एंड f। थर्ड, ये बताओ एक्स एल की वैल्यू, ओमेगा एल होती है ना,
ये दिया था ना मैं फॉर्मूला, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल। तो इसका मतलब ये हो गया, ओमेगा का मतलब 100, एल मैंने 0.1 दे रखा है, देखो एल की वैल्यू 0.1 दे रखी है, तो इसका मतलब 10 ओम आ गया। फोर्थ, एक्स सी, वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें 50 ओम दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में ही एक्स सी 40 ओम दिया हुआ है। वैसे बाय द वे ये होता कितना बताओ, 1/ओमेगा सी होता, क्यों 1/ओमेगा सी होता, और ओमेगा की वैल्यू 100 थी, इसका मतलब 1/100 सी। तो बाय द वे तुम्हें सी निकालना होता तो फिर कितना हो जाता बताओ, सी हो जाता 1/5000 फेरेट। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तन्मय, बता बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है। एक्सएल निकाल लिया, एक्सी दिया हुआ है, एक्सी से सी निकालना तो सी हो गया बेटा जो है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब जेड की वैल्यू मैंने क्या बताई थी जरा बताओ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर किया था, क्यों ये तो किया था ना, आर का स्क्वायर प्लस ये किया था। अब आर स्क्वायर कितना था देखो, आर मैंने मेरे ख्याल से 30 दिया था, तो ये 30 का स्क्वायर, एक्सएल आया था 10, एक्सी आया था 50। तो जरा देखना ये 50 ओम आ रहा होगा, देखो जरा, जेड की वैल्यू देखो 50 ओम आ रही होगी, ये हो गया बेटा जो है। ठीक, अब चलते हैं सिक्स्थ। अब अगर मैं आई नॉट निकालूं, तो मैंने तुमसे कहा था वी नॉट बाई जेड कर सकते हो आप, ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं बताओ। अगर मैं आई नॉट की वैल्यू कहूं तो वी नॉट बाई जेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ जो है। और वी नॉट कितना है 200, और जेड है 50, तो इसका मतलब ये आ गया 4 एम्पियर। और अगर मुझे आई आर एम एस निकालना था, तो फिर वो आई नॉट बाई रूट 2 होता, इसका मतलब 4/√2 एम्पियर होता। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक, अब चलते हैं सेवंथ पॉइंट। एक्स सी एक्सएल से बड़ा है, देखो एक्स सी एक्सएल से बड़ा है, इसका मतलब कौन लीड करेगा जरा बताओ। एक्स सी बड़ा है एक्सएल से, इसका मतलब कौन लीड करेगा बताओ जो है, लीड कौन करेगा बताओ जो है। एक्स सी बड़ा है एक्सएल से, दिख रहा है ना तुम्हें, एक्स सी एक्सएल से बड़ा है, तो इसका मतलब लीड कौन करेगा बताओ, आई और वी में कौन लीड करेगा बेटा ये बताओ जो है। आई और वी में कौन लीड करेगा, आई लीड करेगा ना। और कितने फेज डिफरेंस है 5, और 5 मैंने कहा तुमसे लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों ये हो गया। और मुझे cos फाई वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं cos फाई ले लेता हूँ। cos फाई का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था बताओ, R/Z। R यहाँ पे था 30, और Z यहाँ पे था 50, तो cos फाई 3/5 आ गया। इसका मतलब जो फाई हुआ वो 53 डिग्री हो गया। पीयूष और तन्मय बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया ना यहाँ तक, 7 तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से जो है। अब चलते हैं 8।
अब मैं देखो ना आई फंक्शन लिख रहा हूँ पूरा, हाँ पूरा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 एम्पियर है, और ये फंक्शन लीड कर रहा है बाई एन एंगल 53 डिग्री। इसका मतलब जो आई बनेगा वो, एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 साइन 100t प्लस 30 डिग्री, ये तो v का फेज एंगल था, प्लस 53 डिग्री और हो गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? बता, ये किसका फेज एंगल था? देखिए ये वाला फेज एंगल किसका था? ये v का फेज एंगल था कि नहीं था? बता, जो है फेज एंगल ऑफ v। तन्मय बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? बता, जो है ये वाला फेज एंगल मैंने v का दिया हुआ था तुम्हें, देखो 100t प्लस 30 डिग्री, ये फेज एंगल v का दिया था। और अभी हमने कहा कि करंट लीड करेगी, क्यों? करंट लीड करेगी 53 डिग्री से, तो ये बता ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बता, जो है तो इसका मतलब फाइनली आई फंक्शन कितना हो गया? बता, जो है आई फंक्शन हो गया 4 साइन 100t प्लस 83 डिग्री, ये हो गया बस। पीयूष बता, तेरे को ये आई फंक्शन निकालना आया या नहीं आया बेटा? बता, बता आई फंक्शन निकालना आया कि नहीं आया बेटा? बता, जो है ये हो गया। अब चलते हैं 9th पॉइंट। अब अगर मान लो मैं वी आर फंक्शन कहता हूं, ये निकालता हूं, तो वी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, ये बताओ, ये मैंने नहीं बोला था आई नॉट इंटू आर होगी? बताओ ये बोला था कि नहीं बोला था? बताओ, जो है वी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट इंटू आर के इक्वल होगी, क्यों? अब आई नॉट कितना है? 4, आर कितना था? 30 सॉरी, तो इसका मतलब ये 120 वोल्ट आ गया। और ये मैंने कहा था कि वी आर फंक्शन सेम फेज में होगा, सेम फेज विथ आई, मतलब आई का और इसका फेज एंगल सेम होगा। तो अब ये बताओ कि अगर मैंने वी आर की वैल्यू ये लिख दी 120 साइन 100t प्लस 83 डिग्री, तो बताओ ये समझ में आई बात नहीं आई? तन्मय बता बेटा, जो है तन्मय और पीयूष बताओ बेटा, जो है समझ में आया कि नहीं आया? बेटा, जो है मैंने कहा था ना वी आर फंक्शन सेम फेज विथ आई होता है बेटा, जो है ये हो गया। अब चलते हैं 10th। इस एग्जाम्पल को तुम अच्छी तरीके से देख लोगे तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा इसी। अब चलते हैं वी एल फंक्शन। वी एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैंने तुमसे कहा था आई नॉट इंटू एक्सएल होगी। आई नॉट था 4, एक्सएल मेरे ख्याल से 10 आया था, तो ये 40 वोल्ट आएगा।
और मैंने तुमसे कहा था VL लीड करेगा, लीड्स बाय I फ्रॉम 90 डिग्री। बताओ ये बोला था कि नहीं बोला था? बताओ बेटा जो है, बताओ ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ जो है कि जो VL फंक्शन होगा वो I से लीड करेगा, कितने से? 90 डिग्री से लीड करेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं VL फंक्शन लिखूं तो वो ऐसा हो जाएगा 40 साइन 100t प्लस 83 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब ये आ गया 40 साइन 100t प्लस 173 डिग्री। अब बता पीयूष और तन्मय, ये बता समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब एक फंक्शन और रह गया, देखो VC फंक्शन। अब VC फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? I0 इंटू XC। I0 था 4 और XC था 50, तो ये बन गया 200 वोल्ट बन गया। क्यों? लेकिन VC में मैंने क्या कहा था, याद करो? VC में मैंने कहा था कि I लीड करेगा, फ्रॉम VC बाय 90 डिग्री। इसका मतलब VC फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 200 साइन 100t प्लस 83 डिग्री। ये तो करंट का वो आ गया, ध्यान रखना, ये तो करंट का फेज एंगल है बेटा जो है, माइनस 90 डिग्री। तो इसका मतलब VC की वैल्यू 200 साइन 100t माइनस 7 डिग्री। अब बताओ समझ में आया? बता बेटा, बता समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। अब एक डायग्राम बनाता हूं तो मेरे ख्याल से उससे थोड़ा और क्लियर होगा तुम्हें। ध्यान से देखना, ये वाली एक लाइन ले लेता हूँ 100t की। सबसे पहले चलता हूँ V पे। V कितना था? ध्यान से देखो, V था 200 साइन 100t प्लस 30 डिग्री। मेरे ख्याल से ये था। क्यों? तो ये था, देखो ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ही बताओ बेटा जो है, बताओ ये डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तन्मय बता बेटा, V का ये बता जो है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये गिवन था, ये वाला फंक्शन गिवन था बेटा जो है, ये गिवन था, ये हो गया। अब करंट का कितना आया था? सुन, करंट का था 4 साइन 100t प्लस 83 डिग्री। ये था करंट का, ये था ना 4 साइन 100t प्लस 83 डिग्री।
तो ये ऐसे आया था, देख ये करंट फंक्शन था 4 साइन 100t प्लस 83। तो देखो ये 53 डिग्री ये आया था। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? करंट का फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? करंट का फंक्शन समझ में आया ना? ये था ना 4 साइन, ये हो गया बेटा। और देख करंट इसमें लीड कर रही है, देख फिगर में भी तेरे को दिख रहा होगा कि करंट लीड कर रही है। क्यों? करंट लीड्स बाय वी, ठीक है ना, फ्रॉम वी कह लो, चलो फ्रॉम वी बाय 53 डिग्री, ये हो गया। अब चलते हैं वी आर। वी आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? ध्यान से देखना, वी आर की मैक्सिमम वैल्यू थी आई नॉट इंटू 120 थी वी आर की, और वो करंट के साथ में सेम फेज में होता था। तो जरा देखो वी आर ऐसे रहा होगा, वी आर इधर ही को रहा होगा, और ये कितना था देख जरा, जो है 120 साइन 100t प्लस 83 डिग्री। बताते हुए चलना बेटा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, जो है ये हो गया। अब उसके बाद क्या था सुनो, वी एल। वीएल में क्या होता था कि वीएल ना आई से 90 डिग्री लीड करता था बेटा, जो है देख, इसका मतलब ये बनेगा वी एल। ये देख यहां से 90 डिग्री ऐसे लीड करेगा, ये 90 डिग्री होगा, ये बनता था वी एल। क्यों? ये वी एल आता था, और ये कितना होता था देख, आई नॉट इंटू, हाँ समझे ना, आई नॉट इंटू एक्सएल 40 आया था, तो ये हो गया था 40 साइन, इसमें 93 डिग्री ऐड हो गया था बेटा, ये हो गया 100t प्लस 173 डिग्री। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, बीएल का भी समझ में आ गई होगी कहानी। अब चलते हैं वीसी। वीसी पीछे चलता था, क्यों? इसमें कौन सा कलर चूज करूं? चलो देखते हैं इसका। वीसी करंट से 90 डिग्री पीछे होता था, ये 90 डिग्री पीछे होता था वीसी, और ये कितना था बता, 200 साइन 100t माइनस 7 डिग्री, ये 7 डिग्री था। अब बताओ सारे फंक्शन क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तन्मय और पीयूष, बता पूरे सारे फंक्शन क्लियर हो गए कि नहीं हो गए बेटा, बता जो है। तो बस हो गया, ये बन गई पूरी फिगर, ये बन गई। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ते हैं, वो सुनो क्या है। फिर भी एक बार लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे देखो। वी, ये था 200 साइन 100t प्लस 30 डिग्री, बस ये गिवन था केवल। उसके बाद जो आई निकाला हमने, वो निकाला 4 साइन 100t
प्लस 83 डिग्री, ये निकाला। उसके बाद वी आर निकाला हमने 120 साइन 100t प्लस 83 डिग्री। उसके बाद हमने वी एल निकाला था 40 साइन 100t प्लस 173 डिग्री। और वी सी निकाला था 200 साइन 100t माइनस 7 डिग्री, ये निकाला था। इनमें कोई डाउट है? बता तन्मय, इनमें कोई डाउट है बेटा? ये बताओ, बता, इन सारे फंक्शंस को निकालने में कोई डाउट है? नहीं है ना? अब इन्हीं को देख करके या अपने जजमेंट से मुझे एक बार फेज डिफरेंस और बता दो, जो मैं पूछता जाऊंगा। फेज डिफरेंस बताओ, V एंड I में कितना फेज डिफरेंस है? बताओ, V और I में कितना फेज डिफरेंस है? 53 डिग्री। कौन लीड करेगा? कौन लीड करेगा? I। और ये 53 डिग्री कहां से निकलता है? नहीं है, ये 53 डिग्री कहां से निकलता है बताओ? tan फाई से या cos फाई का जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है उससे निकलता है। ये हो गया। अब जरा बता दो, वी आर और आई में कितने का फेज डिफरेंस है? गुड, अब समझ में आ गया ना तुम्हें, 0 डिग्री। और बताओ, वी एल और आई में कितने का फेज डिफरेंस है? बताओ, वी एल और आई में 90 डिग्री। लेकिन कौन लीड करता है बताओ? इसमें कौन लीड करता है? वी और आई में कौन लीड करता है जरा बताओ? वी एल और आई में वी एल लीड करता है। और इसी टाइप से वी सी एंड आई में, इसमें भी तुम्हें दिख रहा होगा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और इसमें लेकिन आई लीड करेगा। क्यों आई लीड करेगा? ये कह लो, समझ में आ गया? और लास्ट में ये बताओ, वीएल और वीसी में कितने का डिफरेंस होगा? फेज डिफरेंस वीएल एंड वीसी में कितने का फेज डिफरेंस होगा? हाँ, 180 डिग्री। और वैसे बाय द वे कौन लीड करेगा? बाय द वे अगर कहूँ तो कौन लीड करेगा बताओ जो है? 180 डिग्री में कौन लीड करेगा बेटा, बताओ जो है? वीएल लीड करेगा। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा ना? शुरू में जो समझ में नहीं आ रही होंगी बातें, अब क्लियर हो गया होगा। क्यों? अब तो काफी हद तक क्लियर होगा ना? ठीक। अब चलते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तुमने देखा मैंने करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई थी उसमें कहीं भी, खाली आई लिख दिया था। देखा ना, मैंने फिगर में करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई थी, केवल आई लिख दिया था। और वो मैंने पहले ही बता दिया था कि एसी में नॉर्मली करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती है। क्यों? देखो, इसमें ना इतने फंक्शन हो गए, आई, वी, वी एल, वी सी और वी आर, इतने टाइम फंक्शंस हो गए।
और सारे के सारे साइनसॉइडल हैं। नहीं है, सारे के सारे साइनसॉइडल हैं। वो अलग बात है कि उनमें फेज डिफरेंस है, सब में एक फेज डिफरेंस है। ये हो गया। अब एक बात बताओ कि किसी भी इंस्टेंट पे v की जो वैल्यू होगी v फंक्शन की, vl प्लस vc प्लस vr होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे। एक बात बताओ, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जो v फंक्शन होना चाहिए वो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि vl प्लस vc प्लस vr होना चाहिए? बताओ, ये तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ बेटा जो है कि किसी भी अगर टाइम पे तुम देखोगे तो फंक्शन ये होना चाहिए। ठीक, अब तुम मैथमेटिकली करके देखना, v फंक्शन हमारा ये था, देखो 200 साइन 100t प्लस 30 डिग्री, और वी एल जो फंक्शन था वो था 40 साइन 100t प्लस 173 डिग्री। बीसी कितना था? 200 साइन 100t -7 डिग्री, और वी आर था 120 साइन 100t प्लस 83 डिग्री। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पीयूष बता बेटा जो है, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बता जो है कि फंक्शन वाइज अगर मैं देखूंगा तो जो v फंक्शन होना चाहिए वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर तुमने मेरे से एस एच एम पढ़ा हो या वेव पढ़ा हो तो वहां पे ना मैंने एक चीज बताई है बेटा जो है कि ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये वेक्टर मेथड से ऐड हो जाते हैं। तुमने एसएचएम में या वेव्स में किसी में आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से ज्यादा साइनूसॉइडल फंक्शन जिनके ओमेगा की वैल्यू सेम हो उनको तुम वेक्टर मेथड से ऐड कर सकते हो। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में उनके जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं। तो जैसे यहां पे मैं देखो वेक्टर मेथड से ऐड करता हूं, कैसे करूंगा इनको ध्यान से देखना बेटा। इसको आप वेक्टर मेथड से कैसे ऐड करोगे वो देखो। ये मान लो मैंने ये वाली लाइन ले ली 100t की, एक 40 का वेक्टर लगा 173 डिग्री पे, ये 40 का वेक्टर लगा हुआ है, ये 173 डिग्री है। और एक 200 का वेक्टर लगा हुआ है -7 डिग्री पे, ये हो गया। और एक 120 का वेक्टर लगा हुआ है 83 डिग्री पे, अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये 83 डिग्री पे है, इसको और इसको लगा के मैं केवल
160 लिख सकता हूँ, पहले ही बताओ, ये बताओ बेटा जी, ये बताओ, इसको और इसको अप्लाई करके 160 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो जो है 160 ये हो गया और 120 ये हो गया। देखना बेटा, ध्यान से देखना, 160 ये 120 ये और ये मिलके ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री आ गया है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर, सॉरी 160 का स्क्वायर, वन 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। जरा देखना ये 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बेटा, बताओ, ये बताओ, ये कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता पीयूष, बता बेटा, ये v बन रहा है अल्टीमेटली, जो है ये हो गया। और एक चीज और देखो, अगर मैं ये वाला एंगल लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल अल्फा कह देता हूं, tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो तुम्हें लग रहा है 120 अपॉन 200, तो 3/5, ये कुछ आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, देखना बेटा जो है, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, एंगल वगैरह लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं किया, जरा देखना, सॉरी, हाँ 160, वही मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई है। ये 160 आ गया, तो ये 3/4 आ गया, इसका मतलब जो अल्फा आएगा वो 37 डिग्री हो गया ना, ये बता, अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, बता, 37 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल आया ये 30 डिग्री आ गया ना फाइनली, ये बताओ, ये फाइनली 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जो है। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है एक्चुअल में यही तो v है कि नहीं है, बताइए, बता, ये फाइनली v है या नहीं है, बता, ये बताओ बेटा, ये v है कि नहीं है, बताओ जो है। तो इस फिगर से देख के तुम्हें लग ही रहा होगा कि जो v की वैल्यू आ गई वो 200 साइन 100t प्लस 30 डिग्री आ गई बस। और यही हमने दिया था स्टार्टिंग में, यही दिया था बस, ये करें। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, तन्मय और पीयूष, इसमें बता कोई कंफ्यूजन है बेटा, ये बता, जो सारी चीजों में कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलो फिर आज ज़्यादा नहीं करते हैं, इसी को तुम अच्छी तरीके से कर लेना, कल पढ़ के आना जो है, और नोट्स बनाओ बढ़िया से। लास्ट में शेयर करूंगा फिर तुम्हें, ठीक है, लास्ट में जब सबके आ जाएंगे तो फिर शेयर करेंगे बढ़िया से, बिल्कुल जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है वैसे नोट्स बना के मेरे को दो, ठीक, ओके, बाय एंड थैंक यू।